हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, इन्होंने ना सारा स्टैंडर्ड ऐसे नहीं करते हैं। बैठे होते हैं। गिल्ली की अब बारी थी कि उसने भी ऑपोजिशंस की पतलूनें गीली करना शुरू कर दी। इसके अलावा और भी खबरें हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को पता तो चली गई होगी, उसके बारे में ही बात करेंगे कि फखर जमान अब बाकी का चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। वो इंजर हो चुके हैं और उनकी जगह आ रहे हैं इमाम। तो खैर इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, तो चलो। भाई साहब, ये होती है बैटिंग। इस तरह किया जाता है चेज। जो टारगेट मिला हो आपको उस तरह आप उसको चेज करते हैं। और सबसे पहली बात है कि उनकी बॉलर्स भी इसी तरह हैं जो कि 220 इसके ऊपर भी वो लड़ रहे हैं कि 35 पे 5 आउट के बाद वो 200 पे किस तरह पहुंच गए, जो कि बाकी इसी तरह के मसले होते हैं जब आपकी टीम जो है वो बहुत बड़ी टीम होती है। हम तो 330 खा के, जो कि पिच जैसी भी थी, लेकिन हमारा भी जैसा स्टार्ट था 280-90 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अगर बहुत भी उनका कम हो जाता, लेकिन उसमें कोई भी सवाल नहीं करेगा क्योंकि हम तो बैटर्स को गालियां देने में बिजी हैं। खैर इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गिल्ली की खूबसूरत सेंचुरी। क्या कमाल खेला है, क्या जबरदस्त फॉर्म के अंदर आया है। अभी पिछली जो पूरी इंग्लैंड की सीरीज सिंगल हैंडेडली मेरे दोस्त ने जो है मार मार के इस वक्त ओडीआई के अंदर नंबर 1 बैटर भी हो चुका है, एंड राइटली सो। बिल्कुल डिजर्विंग है ये बंदा जो इसकी इस वक्त ओडीआई की रैंकिंग चल रही। खूबसूरत अक्ल वाली यार, मतलब एक बाउंसर हो गया, दूसरा बाउंसर हो गया, उसको पता है भी कोई बाउंसर नहीं होगा तो बाहर निकल के खेल रहा है। भाई ये इनका दिमाग ही किसी और लेवल पे चल रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बचपन से जूनियर लेवल के ऊपर ये ट्रेनिंग की जाती है, वहां पर ये चीजें सिखाई जाती हैं। ये बाद में आके कोई भी हमारे ना बचपन में कोई अच्छे इनको कोचेस मिल रहे होते हैं और ऊपर आके जो आगे भी मिल रहे होते हैं कोचेस, वो आपने कल देख ली। क्योंकि आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वैसे तो हम सिर्फ बैटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो मैनेजमेंट बैठ के जो हमारे प्लान्स बना रही होती है कि इस तरह चेस करना है, तूने एंकर करना है, आसपास के लोगों ने सारे रन बनाने हैं, और उधर वहां पे जब हालात बिगड़ गए और प्लान नहीं आपका एग्जीक्यूट हो रहा तो प्लान बी भी होना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन लेने वाला भी कोई नहीं है हमारे पास। खैर इंडिया और बांग्लादेश का मैच था। इंडिया बहुत ही वन साइडेड जीत गया है। और मैंने अपने दोस्त को ये कहा था शुरू में, जब इनकी कोई 35 के ऊपर 5 एक आउट हुए हुए थे बांग्लादेश वालों के, तो मैंने कहा यार ये ना इंडिया के लिए बुरा है। उसने कहा वो कैसे दोस्त? तो मैंने कहा वो ऐसे दोस्त कि इनको जो है वो बैटिंग ही नहीं मिलेगी। अगर इन्होंने कुछ 70-80 का इनको टारगेट दे दिया भी, तो सीधा सीधा जो है इंडिया तो बनी दुबई में लास्ट टाइम कब खेला था, 2-3 साल पहले वो खेला होगा। तो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी मर्जी आप कर लें, मैच प्रैक्टिस एक और चीज होती है। पिच के अंदर कंडीशन जब आपने पूरी की पूरे वो गेम करनी होती है ना, कि अच्छा मैंने 10 ओवर प्लान करने हैं, लाइट्स के अंदर बॉल क्या कर रही है और दोपहर के वक्त बॉल क्या कर रही है, तो ये सब चीजें तभी होंगी जब पूरा मैच आपका होता है। तो ये बांग्लादेश ने अगर 70-80 रन का इनको टारगेट दे दिया तो इनको नुकसान है उल्टा। उसके बाद एंड में बांग्लादेश ने ऐसा जबरदस्त 220-30 का टारगेट दिया जिस जो बिल्कुल परफेक्ट है ना। वो इतना ज्यादा है कि बंदा कहे कि बांग्लादेश के कोई जीतने के चांसेस हैं। खैर इंडिया के ऊपर तो 250-270 भी मारे तो तब भी कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन ना वो इतने ज्यादा थे कि बांग्लादेश जीते, और ना इतना कम था मतलब कि आराम से 5 से 6 बैटर्स जो है वो आके खुल के बैटिंग कर सकते थे। पूरे 50 ओवर्स भी उन्होंने खेली, तो मतलब बॉलर ने पूरे 10-10 ओवर्स करके समझने की कोशिश कर ली अंडर द लाइट्स क्या हरकत करती है बॉल और पहले क्या कर रही होती। मैच खत्म नहीं हुआ था, सारे इंडियंस गंभीर चंबीर सारे पिच के ऊपर घुसे हुए थे। बस पिच के अंदर ही उनको पता था, भाई उनको पता कि उन्होंने क्या करना है क्या है। जितना उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है इस मैच के बाद से, मेरा ख्याल में इससे बेहतर चांस नहीं मिल सकता था जो कि बांग्लादेश ने दिया है। 40-70-80 का टारगेट दिया होता ना इन्होंने तो कोई भी फायदा नहीं होना था। ऊपर से आके शर्मा ने 6 ओवर्स के अंदर मैच खत्म कर देना था और फिर कुछ भी ना पता चलता, ना नीचे वाले बैटर्स को कोई एक्सपीरियंस होता, ना ही बॉलर्स को कोई एक्सपीरियंस होता। बिल्कुल नपी तोली परफेक्ट टारगेट देके गया है बांग्लादेश। इंडिया इस वक्त पूरी तरह से कंडीशन से मानूस हो चुका है, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। और मैं लिख के देने को तैयार हूं कि हमारे वाले जो अभी तक इसी चीज के ऊपर रो रहे होंगे कि भाई ओपन कौन करेगा, सऊद शकील करेगा कि इमाम को कराएंगे, हमारे उन मसलों का हम तो इस वक्त इन मसलों में पड़े हुए कि रिव्यू किस तरह लेना है। खैर भाई गिल्ली ने मार दिए इनके हर मैच के अंदर। अभी पिछले जो मैंने तकरीबन 8 मैचेस अगर उनको हम देखें ओडीआई के मैचेस, तो इनके हर मैच के अंदर एक नया मैच विनर आता है। हर दफा कोई एक बंदा आता है जो आकर गेम ही लेके चला जाता है। हर दफा डिफरेंट बंदा आ रहा होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नहीं होता जिससे हम उम्मीद भी रख लें कि भाई ये चलो हर 2 मैचेस के बाद तो चल जाएगा ना और हमें जिता देगा। खैर पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले एक रिव्यू की वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जरूर इस बात का जिक्र कर लूंगा कि ये बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के साथ जो हम जलील होकर हारे ना। अब फिर भी कोई चांस है कि हम इंडिया के खिलाफ कम से कम और कुछ नहीं
तो गैरत के साथ खेल लेंगे, कुछ थोड़ी शर्म को, थोड़ी सी एग्रेशन को, थोड़ा सा मतलब अब तो और कोई चारा ही नहीं ना, तो शायद हम भी थोड़ा जोर लगा के खेल लेंगे, क्योंकि और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बेहतर ही हुआ कि हम इस तरह जलील हुए हैं कल, इसकी वजह से फिर भी कोई चांस बन गया कि हम शायद कुछ ना कोई फाइट देते हैं, अदरवाइज हमारा कोई चांस ही नहीं था कि हम इंडिया के सामने कुछ भी कर सकते। खैर भाई, गिल्ली भाई ने क्या खूबसूरत सेंचुरी मारी है, और गिल्ली ने सेंचुरी कब मारी, पहले आराम आराम से चल रहा था, फिर उसने जैसे ही देखा ना स्क्रीन के ऊपर दिखा दी उन्होंने हार्दिक पांड्या की शक्ल, गिल्ली को पता चल गया, उसने कहा भाई ये तो छोटे बच्चों से आइसक्रीमें छीन के खा जाता है, इसने तो मेरी कभी भी सेंचुरी पूरी नहीं होने देनी, इसको मतलब बंदा कह भी नहीं सकता, कोई तमीज ही नहीं है, अगले के 4 रन रहते होंगे, ये आगे छक्के मार के जो है मैच खत्म कर रहा होगा, 55 ओवर्स पीछे पड़े में, ये आगे जो अपनी धुन में होता है, सुनता भी नहीं है किसी की, उसने फौरन छक्के छक्के मारना शुरू कर दिया कि अबे तेरी, मैं तो भूल गया था कि ये रेडी बैठा हुआ। खैर भाई, बांग्लादेश वालों ने काफी रिकवर कर लिया, बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने 35 के ऊपर 5 आउट थे, और बड़ी जबरदस्त तौहीद ने और जाकिर जाकिर दोनों ने जो है बेहतरीन किस्म की एक फाइट बैक की। मासूम तौहीद जो है वो एक टांग के ऊपर तड़प रहा है, गिर रहा है, समटाइम्स क्रैम्प समटाइम्स एक्टिंग, चीख रहा है मासूम, छलांगे मार रहा है, उसी तरह मार मार के उससे सेंचुरी भी मारी, इतनी इतनी फाइट बैक की मासूम ने, लेकिन वो फायदा तो ना हो सका। दोनों के वैसे चांसेस भी मिस हुए थे, 35 के ऊपर अगर 5 आउट थे तो उसके बाद इंडिया वालों ने स्टंप भी मिस किया, 2 कैचेस मिस की, उनमें से एक कैच तो हैट्रिक का कैच, जो के अक्षर पटेल, हैट्रिक बॉल एज निकल गई, स्लिप पे खड़ा है मेरा दोस्त कोचू, सीधा पेट धुन्नी के ऊपर बॉल जा रही है, यूं पकड़ना था और उससे ड्रॉप हो गया। ओह माय गॉड, नॉर्मल ड्रॉप चल जाता है दोस्त, लेकिन इस किस्म का ड्रॉप हैट्रिक बॉल के ऊपर, बेचारा बाद में माफिया ही मांगा था, पीट रहा था भाई, ग्राउंड को पीट रहा था मेरा दोस्त कोचू, इतना मारा है नीचे से, कच्चू में गुलेरियां वो सब बाहर निकल के आ गए यार। तो पहले तुम लोग इतना शोर मचाया, पता नहीं क्या कोई हल्ला गुल्ला मचाया है, क्रिकेट शिकेट ये वो गाने लगाए में, ऊपर से जो है थप्पड़ मार मार के नीचे जलजला भी आ रहे हो, आराम से सोने भी नहीं देते, सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल के आ गए, उन्होंने उससे भी माफी मांगी मेरे दोस्त शर्मा ने। लेकिन अभी यार अक्षर बेचारे के मासूम की मजबूरी चेक करो कि कैच ड्रॉप भी किया तो किसने किया है, मेरे दोस्त कोचू कप्तान ने कर दी। कप्तान को बंदा गाली भी नहीं दे सकता, जिस तरह वो पी के बैठा हुआ है ना, अभी वो जाएगा किसी दोस्त को कहेगा दोस्त गाड़ी निकालो मुझे जरा दूर ना सहराओं में ले जाओ दुबई के, उन सहराओं में जाके मेरा दोस्त ऐसा चीखे मारेगा ना, वहां पर जो गालियां देगा, खूब ऊंची ऊंची गालियां देगा। खैर भाई, शर्मा और गिल की जो ओपनिंग थी उसको देखे रश्क आ गया यार, मतलब इन्होंने 220 करने थे, 230 करने थे, लेकिन शर्मा की आप सिर्फ बैटिंग उठा के देख लें, जिस तरह वो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये इसके ऊपर ना ज्यादा इशू होता है जब हमें कोई तरह 220-30 ऐसे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 3-4 साल में ऐसा कोई टारगेट ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे बॉलर्स पिल्ले जा रहे हैं, पिल्ले जा रहे हैं, और वो बिल्कुल कारपेट के नीचे हो जाते हैं, उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि मोस्टली हमें चेस करना पड़ रहा होता है, पहली इनिंग्स वाला हम, हमारी जो मेमोरी है ना वही बहुत छोटी, तो हमें याद ही नहीं रहता, हम बस वो आखिरी 10 ओवर है उन्हीं के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कि किसने जलील करा दिया, किसने करा दिया। लेकिन अगर हमें 220-230 का भी टारगेट मिला हो ना, कभी भी हम इस किस्म की ओपनिंग नहीं करेंगे। ये शेरों वाली क्रिकेट होती है भाई, ये जिगर वाली क्रिकेट होती है। रोहित शर्मा जिस तरह मार रहा था, उसने कुछ 40 रन बनाए होंगे, लेकिन मैच वहीं पर खत्म किया होता, हालांकि बाद में आके कोहली ने नहायत, अच्छा कोहली के ऊपर भी आएंगे वैसे, लेकिन जो भी हो, रोहित शर्मा जब खड़ा हुआ होता है ऐसे लग रहा होता है कि यार बॉलिंग मशीन से बॉलिंग हो रही है। जैसे ही रोहित शर्मा आउट होता है, बॉल के अंदर इतना टर्न भी होना शुरू होता है, रिवर्स स्विंग हो रही है, पता नहीं अनइवन बाउंस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, फलाना हो गया, वो इसीलिए क्योंकि वो बंदा इतना इजी बना देता है बैटिंग को, ऐसे उठा उठा के वो मार रहा होता है, रन रेट भी नीचे आई हुई होती है, और आधे से ज्यादा पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म हुआ होता है। पहले 10 ओवर्स के अंदर इनका देख लें स्कोर, और फिर अगले 10 ओवर्स के अंदर देख लें, वो इसीलिए इतनी ब्रेक लगा दी थी क्योंकि पीछे स्कोर ही कितना रह गया था, 120 रन रह गए थे जब वो आउट हुआ। फिर है मेरा दोस्त कोहली, कोहली एक दफा फिर से लेग स्पिन के हाथों आउट हो चुके हैं मेरा दोस्त, लेग स्पिनर के इसने भी जो है फिर पकड़ लिया, दूंगा तो सिर्फ लेग स्पिनर को ही विकेट दूंगा। कोहली ने एक दफा फिर से विकेट दे दी, और कोहली को लोग बड़ी गालियां दे रहे हैं कि भाई इसने बड़ी गंदी इनिंग्स खेल ली, बिल्कुल स्लो इनिंग्स थी, लेकिन स्कोर क्या था भाई, हमसे पूछो, हम 330 चेस करते हुए इससे ज्यादा स्लो खेल रहे होते हैं, तुम लोग तो इसके ऊपर देखो उनके नखरे आ रहे हैं कि 220 के ऊपर तुमने इस किस्म की इनिंग्स क्यों खेली है। खैर भाई, कोहली भाई की विकेट्स तो अब बॉलर्स ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, काफी डाउनफॉल हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हमारे हमारे आपका जो भी डाउनफॉल वगैरह आपने ऊपर करना हो आप हम पर कर सकते हैं दोस्त, लेकिन क्रेडिट जाता है भाई शर्मे के ऊपर। एक तो 11,000 रन भी बना लिए, मैं ख्याल में सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई रन बनाए हैं 11,000, और अगर आप ये लिस्ट देख लें तो पहले 1000 रन के ऊपर 150 की लिस्ट में भी कहीं नहीं था, उसके बाद 100 की लिस्ट में भी नहीं था, 7,000 रन के बाद से स्पीडें देखो मेरे कोचू की, स्लो स्टार्ट लिया है लेकिन फिर उसके बाद 6th 4th 3rd और अब सेकंड नंबर के ऊपर आ चुका है मेरा भाई। मुझे तो नहीं लगता कि और ये खेलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी आखिरी समझ के ही खेल रहा होगा ये टूर्नामेंट ओडीआई का, वरना इससे आगे अगर ये 12,000 रन बना देता है तो वो जरूर फास्टेस्ट ही करेगा। पावर प्ले के अंदर 7 रन पर ओवर के हिसाब से ये चल रहे थे, और कल जो हम रो रहे थे मतलब 220 के टारगेट के ऊपर 7 रन की रन रेट थी इनकी, जो कि ये पावर प्ले के अंदर चल रहे थे। ये होता है तरीका
पावर प्ले में खेलने का, क्योंकि फील्डर्स अंदर होते हैं, बॉल नहीं होती है, तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। खैर बांग्लादेशी दोस्तों ने भी जो है वो रनआउट वगैरह भी मिस किए, मैं हमें 2 तो रनआउट मिस किए और एक बहुत ही हलवा कैच भी जो है वो मिस कर दिया था। हल्का फुल्का मैच बन सकता था, लेकिन मेरे दोस्त पांडु वैसे ही वो वेट कर रहा था, उसने आके खत्म लेना था, बट स्टिल चलो उन्होंने फाइट शाइट भी दिखा दी, अच्छा ही हो गया। कुछ खास समझ नहीं आई पहली इनिंग्स के अंदर, बॉल बिल्कुल टर्न टून नहीं हो रही थी, इंडिया ने सारे स्पिनर भरे हुए, हमने सारे पेसर्स भरे हुए, लेकिन लाइट्स के अंदर काफी कुछ टर्न टून तो होना शुरू हो गया था। खैर इंडिया को इसकी पूरी समझ आ गई होगी किस किस्म की कंडीशंस हैं, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम अभी तक यहाँ से मूव भी नहीं की होगी, यहीं पे बैठी भी होगी, और वो 1-2 दिन पहले ही शायद यहाँ से दुबई जाएंगे, वहां पर जाके देख लेंगे, पिच पुच को भी हाथ डाल के देख लेंगे, हाँ ठीक है अच्छी रेत है। खैर वो केएल राहुल का कैच बड़ा हलवा किस्म का था जो कि ड्रॉप किया था इन्होंने, तो मैं वही सोचा था कि ये भी जो है वो फ्लड लाइट्स में नजर आके जो है वो बॉल उसके हाथ से निकल गई थी। चेक कराओ कौन सी क्वालिटी की फ्लड लाइट्स, अब तो मुझे बड़ा ही है, ये मुझे बड़ा जो है अब इसका डर लगना शुरू हो गया, ये तो सेफ नहीं है वहां पर, दुबई से भी निकालो भाई। वो इनफैक्ट इंडिया वालों ने भी कैच एक ड्रॉप किया था, पांड्या ने किया था कि किसने किया था, उधर भी चेक करो भाई, ये तो इंडिया वाले भी सेफ नहीं है भाई, कि ये फ्लड लाइट्स के अंदर इनको जो है वो अंधी कर देती है, ये बहुत ही सस्ती क्वालिटी की फ्लड लाइट्स है, जिस तरह पाकिस्तान का बड़ा मसला बनाया था पूरे इंडिया ने कि रचिन को बॉल लग गई थी, तो ये तो मेरे दोस्त पांडु को भी लग सकती थी ना बॉल दुबई को, दुबई से भी निकालो। अब मुझे याद है कि पांडु तो सुबह के वक्त कैच कर रहा था, तो मतलब सूरज से भी मसला हो सकता है, सूरज चेंज करवाओ भाई, मार्स पे जाके मैच करवाओ, यहां पर भी सेफ नहीं है इंडियन टीम। दूसरी तरफ शामी साहब भी जो हैं वो भी अंडरटेकर की तरह सिर्फ और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ही वापस जिंदा हो जाता है। उसने फिर 5 विकेटें ले लिए, जब बुमरे को ये मिस कर रहे थे उसने कहा भाई मैं हूं, मैं आप लोगों को बचाऊंगा, और 5 विकेटें लेकर उसने मेरे ख्याल में 200 विकेटें भी पूरी की नहीं। अजीब से स्टैट था, मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं एशियन सॉइल के ऊपर 200 विकेटें लेनी है जो भी लेनी है, बट खैर 5 विकेटें ली है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे बॉय की, और इतने क्रूशल टाइम के ऊपर विकेटें ली है जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। बुमराह की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होनी दी, हर्षित राणा ने ये बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सारी विकेटें उनकी पेसर ही लेके गए, बीच में अक्षर ने भी ली है 1-2 विकेटें, लेकिन जो क्रूशल विकेट्स थी वो सारी पेसर्स ही लेके गए। खैर बहुत मुबारकबाद हो इंडिया वालों को, वो ये मैच जीत चुके हैं। अब थोड़ी सी बात करना चाहेंगे पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, और स्पेशली फखर जमान के बारे में जो इंजर हो चुके हैं। पहले तो मुझे ये बताया जाए कि अगर फखर जमान की इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस थी तो उसको इस नंबर के ऊपर भेजने की कोई तुक बनती थी। मुझे फिर भी लग रहा था कि चलो उन्होंने भेज दिया, वहां पर जाके पता चला कि भाई अब मेरी कमर में इतनी दर्द है कि मैं ज्यादा भाग नहीं सकता हूं, तो वहां पे फिर भी कुछ चलो वहां पे ग्राउंड के बीच में जाके कोई सिचुएशन बन गई थी, लेकिन इनको पहले से ही पता था कि इतनी सीरियस इंजरी है, फिर भी इसको ऊपर भेजा, क्योंकि फुल टाइम पैनिक बटन दब गया था हमारा। अगर आप पे कोई इस किस्म का बंदा हो जिससे भागा भी नहीं जा रहा, जिसकी कमर इतनी ज्यादा सीरियस हुई भी, तो आप उसको पहली बात तो ये कि भेजे ही ना, कोशिश ये करें कि भाई हमारे 7-8 नंबर बैटर शैटर है वो कर लेंगे, चेज चूज कर लेंगे, बिल्कुल एंड के ऊपर आ गए। अब ये वो जिस तरह होता है ना किसी का हाथ शाथ टूट गया तो वो फिर एंड में लंगड़ाता हुआ आ जाता है हीरो बनने के लिए, शाहीन अफरीदी के बाद या नसीम के बाद उसको भेज देते, शाहीन के बाद उसको भेज देते कि भाई अब जाके देख ले, अगर थोड़ा बहुत उन्हें करना है कुछ हो सकता है, बगैर रन बनाए अगर छक्के मार के कुछ कर सकते तो कर लो, लेकिन उसको पहले भेज दिया गया था। तो हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए तालियां होनी चाहिए, जिनको माशाअल्लाह को कुछ भी नहीं पता है। ये मैं आपको हल्फन बता सकता हूं, इन्होंने कल जाने से पहले ये पूरे का पूरा प्लान बनाया हुआ था कि भाई बाबर तू एंकर करेगा, तेरे आसपास जितने भी हैं वो 150-160 के ऊपर करेंगे। बाबर तो इससे ज्यादा और खुश हो नहीं सकता, उसको तो चाहिए ही कि मैं बस किसी तरह एंकर कर लूं, अपने रन मेरे पूरे हो जाए, मैं वही वाली इनिंग्स खेलूंगा, बाकी आसपास वाले सब वो मार रहे होंगे। तो उन्होंने आके यही किया, वो मारने शुरू हुए, लेकिन वो नहीं चला, उनसे लगी भी नहीं, पूरे के पूरे दलदल में हम फंस गए। तो ऐसे मौकों के ऊपर आपने पे प्लान बी फौरन बनाना हो। हमारा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका इतना दिमाग चल सके, ये चीजें हमें जो है ना, ये मसला, ये सिर्फ एक आगा सलमान इस तरह, जो कि मतलब कितने मैचेस जिताए होंगे आगा सलमान ने, लेकिन आगा सलमान कुछ कर रहा होता है, कोई प्लान कर रहा होता है। शान मसूद के बारे में भी यही कह रहा होता हूँ, बेशक टेस्ट मैचेस हम हार रहे हैं जो भी कर रहे हो, लेकिन हर दफा नजर आता है कि अच्छा कोई स्ट्रेटेजी है जो कि इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। क्लूलेस बैटिंग या क्लूलेस क्रिकेट नहीं हो रही जो कि हमारी हो रही होती है, और कितने सालों से हो रही है। अभी हमारी पूरी मैनेजमेंट से किसी के ऊपर बात नहीं है कि कोच कप्तान ये जो पीछे बैठे हैं थिंक टैंक जो पता नहीं कितने हजारों में तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई 20-20 बंदों की टीमें बैठी हुई हैं, उनमें से कोई नहीं बता सकता था कि अच्छा। दूसरी बात यह कि तैयब ताहिर जो है वो डोमेस्टिक के अंदर इन्हीं कंडीशंस के अंदर कराची वगैरह के अंदर ओपन करता है, उसको हमने ओपनर नहीं भेजा, इसको भेजा, मतलब आवे का आवाई दोस्तों बिगड़ा हुआ है, और उनको कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि एंड में जो है वो सिर्फ 1-2 प्लेयर्स को पकड़ के उनको ही गालियां दे देते हैं, तो वो फिर बच जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी को गाली नहीं पड़ती और सबसे ज्यादा खुश होगा वो मेरा दोस्त शाहीन शाह अफरीदी होगा, जो पता नहीं कितने अरसे से सिर्फ एक्सपोज ही हो रहा है, जहां पर उसको जो विकेटें लेके कम से कम 20 से 30 रन कम करवाने चाहिए ओवर टीम के, वो खुद 20 से 30 रन दे रहा है, मतलब प्रेशर बनाना तो छोड़ो, वो प्रेशर रिलीज कर रहा है। हमारा सबसे जो स्पेयर हेड फास्ट बॉलर है वो फिर से बच गया, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। जो 350 रन हमने पिछले दिनों चेज किए थे उसके अंदर हम खुशियां मना रहे थे, उसके अंदर भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये भाई बस अभी ये इंडिया वाला मैच है, उसके अंदर बस बॉल थोड़ी हिलजुल रही होगी, वो 1-2 विकेट ले ले, अगले 2.5 साल के लिए वो हमारे सबसे बेहतरीन बॉलर बन जाए। खैर भाई ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि फखर जमान अब चले गए हैं,
हमारी किस्मत आप ये चेक करेंगे, ओपनर 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 हमने लगाई हुई थी पूरी, जो हम मतलब पिछले 3-4 साल से ना साइम था ना ही फखर था टीम के अंदर, वो भी आउट हो रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था, हम कोई एक ओपनर नहीं बना सके। अब हमारे पास ये मसले हो गए कि अगर साइम निकल गया तो हमारी आधी टीम उधर टूट गई थी, उसके बाद जो बाकी टीम थी वो सब कहते चलो फखर आ गया, फखर बचा लेगा, हमसे तो कुछ नहीं होगा, अब वो फखर भी गया, तो अब किसने करना है, हमारा अल्लाह ही हाफिज। मेरे ख्याल में यही एक वेकअप कॉल चाहिए थी कि जो बाकी सब आराम से पीछे होकर बैठे हुए थे ना कि यार ये तो फखर का रोल है, पहले ये तो साइन का रोल है, साइन का रोल है, पर फखर पे सब कुछ डाली गई थी, बाकी सब बहुत चिल हो गए थे। अब कम से कम थोड़ी सी इज्जत, गैरत और शर्म आ जाएगी शायद इनको कि स्ट्राइक किस तरह रोटेट होती है और रन किस तरह बनाए जाते हैं। नहीं हम कह रहे कि भाई तुम लोग 11-11 रन पर ओवर बनाओ, लेकिन 6 रन बनाना आजकल के इस जमाने के अंदर कोई इतनी बड़ी आस्क नहीं। ये जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से यही बात कर रहा था कि फखर जमान को भेजना ही नहीं चाहिए था तीसरे चौथे नंबर के ऊपर अगर उसकी ऐसी इंजरी थी, क्योंकि अब तो वैसी इंजरी ही आपकी जो है वो बढ़ गई ना, और कुछ हो या ना हो, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो आगे खेल नहीं सकता टूर्नामेंट को, उसका हमने इतना ऊपर भेज दिया टॉप ऑर्डर के अंदर। ये अगर 20 मिनट वाला रूल ना होता, इन्होंने उससे ओपन भी करवाना था, क्योंकि दिमाग ही नहीं है भाई, सिचुएशन के हिसाब से पैनिक फौरन हो जाते हैं, ये गजाएं हैं या जो भी हैं, या काबिलियत ही नहीं है कि प्रेशर सिचुएशन में किस तरह किया जाता है। जब आपके अंदर बेसिकली काबिलियत ना हो और आप किसी रेफरेंस से आए हुए हो पोजीशंस के ऊपर, तो फिर इसी तरह ही होती है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और ऐसे मौकों के ऊपर आपकी जो असल जो ट्रू वर्थ है ना वो निकल के आ जाती है। इजी सिचुएशन के अंदर तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना वहां पर आपकी असल जो जो आप भट्टे में वो जो भून भून के जलील हो के निकल के अपने मेरिट के ऊपर लोग आते हैं ना, उनको पर फायदा ऐसी सिचुएशंस के अंदर होता है। सिर्फ एक ऐसी गोरी टीम थी जिसको हम मारा करते थे, वो थी न्यूजीलैंड की टीम, और अब वो भी हमारे अब्बू बन चुके हैं। खैर दोस्तों, ये है आज की एपिसोड के कॉमेडी की। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट्स आने में लिख के मुझे बता दें, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है, देखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि अब तो सपोर्ट करने वाले अलग बात है, अब तो लोग देखने का भी पूछ रहे हैं कि भाई तू देखेगा भी कि नहीं। मोस्ट ऑफ लोग जो है वो सेकंड उसके अंदर ही पूछ लेंगे स्कोर बोर्ड, अगर कुछ चांस वांस बन रहा हुआ तो फिर शायद सेकंड इनिंग्स देख लें। लेकिन मसला ये कि पिछले 3 दफा हम जो इंडिया को मिले हैं उसमें यही हो रहा था कि हम पूरे गेम में होते थे, और यही जो मैं प्रेशर वाली बात अभी आपको बता रहा हूँ ना कि ये वो लोग ही नहीं है जो ग्राइंड होके और वो मेरिट के ऊपर प्रेशर में जो है वो तप तप के निकले, जिनका मेटल जो है वो फिर ऐसे मौकों के ऊपर वो फिर अपना साबित कर देते हैं कि हमें कुछ है। तो इसलिए प्रेशर सिचुएशन के अंदर तो ये लोग बिल्कुल ही पिघल जाते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता। बट खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि हम इस तरह इतनी बुरी तरह हारे हैं और इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, फुल टाइम गालियां पड़ी हैं। अब कम से कम कुछ शर्म खा लेगी हमारी टीम, जो कि मुझे उसकी उम्मीद है। अगर आप लोगों ने बहुत खा लिया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को छू लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।